सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू DGT स्टडी यूट्यूब चैनल। नाउ अभी हमने लास्ट वीडियो में फिज़िक्स HSC का 2022 के सेक्शन A और सेक्शन B कंप्लीट किया था और अब इस वीडियो में हम C और D कंप्लीट करके पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेक्शन C में 8 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं 12 में से, और 4 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं और हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स। तो 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि उसको एक्सप्लेन करना आसान हो। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है समथिंग लाइक दिस, ऐसा, और जो हमारा एक्चुअली वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से है, और रिफ्लेक्टेड लाइन जो उस वेव फ्रंट की है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और एक्चुअली वेव फ्रंट कुछ ऐसे आ रहा था, उसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट डायग्राम इज करेक्ट। नाउ ये वाला पार्ट भी यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जिन पॉइंट्स पे भी ये वेव फ्रंट आ रहे हैं वहाँ हम नॉर्मल बना देते हैं कुछ ये इस तरीके से रेडिंग से। नाउ यहाँ हमें अभी लेबल करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सो ए डैश और ये बी डैश। अब इसमें एरोज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये रे डायग्राम है। तो रे डायग्राम में अगर आपने एरोज़ नहीं बनाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो काइंडली रे डायग्राम प्रॉपरली बनाइए। अब यहाँ पे ये सब एरोज़ बन गए हमारे। अब हमें ये पता है कि दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है ये है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब एक चीज़ यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि जब ए डैश पे पहुँचा है तब बी वहीं पर है। तो बेसिकली जितने टाइम में बी डैश तक पहुँचा, ए डैश रिफ्लेक्ट होके कहीं पे पहुँचा होगा और वो हमें परपेंडिकुलर लाइन देगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का लाइन। तो उसको हम बना लेते हैं एक यहाँ से एक ए डैश से परपेंडिकुलर एक आर्क काटते हैं रेडियस, और फिर उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बी। सो ये अपना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया। इसको कुछ ए डबल डैश नाम दे देते हैं हम। यहाँ हम एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं से डी। अब यहाँ हमें इसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। अब हमें अब इस डायग्राम से प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स को हमें नेम करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल आई प्लस ये जो एंगल अभी मैंने मार्क किया से थीटा, वो 90 डिग्रीज है क्योंकि वो वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ इनकमिंग वेव फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एंगल फाई मैंने अभी मार्क किया, फाई प्लस थीटा भी 90 है क्योंकि वो नॉर्मल है विद द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। सो बेसिकली आई प्लस थीटा 90 है और फाई प्लस थीटा 90 है, तो इसका मतलब फाई मस्ट बी एंगल आई। यहाँ पर अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ, इसको मैं सपोज से रेड से मार्क कर रहा हूँ, थीटा 1, तो हम देख रहे हैं कि आर प्लस थीटा 1 इज़ 90, आर प्लस थीटा 1 इज़ 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल है वो। ऑल्सो थीटा 1 प्लस एंगल ए डैश बी डैश डी इज़ 90 in triangle A dash D B dash, since angle ADB dash is 90 by angle sum property, ये 90 मिला हमें। तो therefore हम क्या देख रहे हैं कि r प्लस थीटा 1 90 है, थीटा 1 प्लस A डैश B डैश D 90 है। तो इसका मतलब कि एंगल R मस्ट बी इक्वल टू एंगल A डैश B डैश D, मीनिंग कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा R एंगल हो गया। अब हमें बस दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उसके बाद हमें I इज इक्वल टू R आ जाएगा। सो हियर इन ट्राइंगल A डैश D B डैश एंड ट्राइंगल A डैश A डबल डैश एंड B डैश, हमें पता है कि A डैश B डैश इज इक्वल टू A डैश B डैश विच इज़ नथिंग बट कॉमन साइड, ये हमें पता चल गया। ऑल्सो एंगल A डैश A डबल डैश B dash is equal to angle A dash D B dash which is like 90 degrees. फर्दर हम ये देख रहे हैं कि A dash A double dash is same as A double dash B dash which is velocity of light into time.
क्योंकि जितने टाइम में ए डैश ए डबल डैश पे पहुंचा है उतने ही टाइम में डी बी डैश तक पहुंचा है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज सेम। तो इसलिए हमें ये 3 इक्वेशन मिल गई, 1, 2 और 3। नाउ अगर हम ये दोनों ट्राइंगल देखें तो ये ट्राइंगल में ए डैश बी डैश जो है वो हाइपो है, और ये राइट एंगल है, और ये साइड है। सो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी हमें ट्राइंगल ए डैश डी बी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश ए डबल डैश बी डैश। सो ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया, इसलिए हमें इनके सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि इन्हीं ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स हैं। सो हेंस प्रूव्ड एज आई इक्वल टू आर इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट जो है वो एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिर्फ हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन एज यू कैन easily see, magnetization of the material may be defined as the net magnetic moment per unit volume of the material। और मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम mz से, which is dipole moment, magnetic dipole moment divided by volume। mz का ऐसा यूनिट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है करंट इनटू एरिया विच इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज मीटर क्यूब। सो अल्टीमेटली एम्पियर पर मीटर हो जाएगा ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि H सिंबल से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन अ कॉइल एंड द करंट दैट कैरीज इट। सो बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H इज इक्वल टू N इंटू आई से। इसका ऐसा यूनिट निकालने के लिए N यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो बेसिकली N जो है दैट इज कैपिटल N डिवाइडेड बाय लेंथ। कैपिटल लेंथ तो नंबर है, उसका कुछ नहीं यूनिट होगा बिकॉज इट्स अ डायमेंशनलेस यूनिटलेस। सो ये जो लेंथ है उसका मीटर में डायमेंशन होगा और करंट का एम्पियर होगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट जो है वो एम्पियर पर मीटर होगा, और ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा है। द थर्ड डेफिनेशन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट मेजर ऑफ हाउ मच अ मटीरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मतलब एक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, उसके मेजर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से साई की तरह रिप्रेजेंट होता है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए अलग होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज, अगर साई को मैं लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ mz/h। सो ये अल्टीमेटली हमें एक और एक्सप्रेशन देता है साई का। और इसका ऐसा यूनिट अगर हम देखने जाएंगे तो mz का ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर, और h का भी है एम्पियर पर मीटर। सो बेसिकली हमें इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा एज नो यूनिट, बिकॉज बेसिकली दिस इज जस्ट अ नंबर, सो नो यूनिट। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट the frequency of beat is equal to the difference between the frequencies of the two sound notes giving rise to the beat। So basically beat की definition हमें ये पता है कि when two or more sound waves of nearly same frequency and of same amplitude superimpose each other then beats are produced। Basically हमें यहाँ पे 2 sound wave consider करनी है of same amplitude and nearly same frequency 2 pi n1 t। So this is our first equation, first wave, and the second one is a sine of 2 pi n2 t। So this is our second one। So when they superimpose y is equal to y1 plus y2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a sin of 2 pi n1 t plus a sin of 2 pi n2 t, इस तरीके से। नाउ अभी इसमें हम अगर a कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा sin of 2 pi n1 t plus sin of 2 pi n2 t, इस तरीके से। नाउ अभी यहाँ पे हमें ट्रिगो फॉर्मूला लगाना है विच इज साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यही फॉर्मूला अगर यहाँ हम अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 2a साइन ऑफ 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई n2 t होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos of 2 pi n1 t minus 2 pi n2 t whole divided by 2. This is n2. So
फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें मिलेगा 2a साइन ऑफ, यहाँ पे 2 पाई वी कैन टेक कॉमन, और हमारे पास बचेगा n1 प्लस n2/2 इंटू टी, इस तरीके से। और कॉस में इफ़ यू टेक 2 पाई कॉमन तो n1 माइनस n2/2 इंटू टी, इस तरीके से हमारे पास टर्म बचेंगे। नाउ दिस इज़ y। नाउ लेट 2a cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी is some r, and n1 plus n2/2 is some n. Get over here is y is equal to r sin of 2 pi n t. So ये कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा दोनों सुपर इम्पोजिंग साउंड वेव्स का। अभी हमें प्रूफ करना है कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो इनके इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। तो अभी हम यहाँ पे टर्म्स देखते हैं कैसे मिलेगा। लेट 2a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t be 2a plus minus 2a. This is for maximum amplitude. So for maximum, because maximum amplitude में cos का term should be plus minus 1. So from here what we get, cos of 2 pi n1 minus n2 divided by 2 into t is equal to plus minus 1. ना सो हमें ये पता है कि कॉस का वैल्यू प्लस माइनस 1 तब होगा जब उसका जो एंगल है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई का। तो यहाँ पे हमें एंगल मिल जाएगा 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से करते करते टिल n पाई तक। ना डिफरेंट टाइम इंटरवल निकालते हैं फॉर बीट्स। सो यहाँ पे आएगा पहले 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इक्वल टू 0 रखने पे वी आर गेटिंग t एज 0। फिर जब हम 2 पाई n1 माइनस n2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी को रखते हैं पाई तो हमें मिलेगा t एज 1 अपॉन n1 माइनस n2। सेम वे अगर हम और फर्दर हम अगर 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी को 2 पाई रखते हैं तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है t का एज 2 बाई n1 माइनस n2। चलिए अगर हम यहाँ देखें तो पीरियड ऑफ बीट्स जो है वो सेकेंड टाइम इंटरवल माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। सो पीरियड ऑफ बीट्स जो है वो मिलेगा 1 बाई n1 माइनस n2 माइनस 0 विच इज सिंपली 1 अपॉन n1 माइनस n2। सेम वे मिलेगा 2 बाई n1 माइनस n2 माइनस 1 बाई n1 माइनस n2 which is nothing but 1 upon n1 minus n2 and so on। तो बेसिकली हमें पीरियड ऑफ बीट्स ये मिल गया। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी वुड बी सिंपली 1 अपॉन पीरियड ऑफ बीट्स। सो अल्टीमेटली ये आ जाएगा n1 माइनस n2। सो दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन वाज। सो क्वेश्चन हमें यही पूछा था कि prove that frequency of beats is equal to the difference between the frequencies of the two sound notes giving rise to the beat। तो ये हमारा प्रूफ हो गया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें डेफिनेशन लिखनी है। सो डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। तो तीनों की हमें डेफिनेशन लिखनी है सिंपली और हमें इजीली 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कीजिए हर सेक्शन में जहाँ पे आपको इजीली स्कोर मिल जाए ताकि आपका हसल कम हो आगे के पेपर के लिए। सो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एन एसी सर्किट टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। मतलब एक सर्किट में जहाँ पे इंडक्टर लगा है तो जो इंडक्टर उस सर्किट से करंट को फ्लो करने में जो हिंड्रेंस देता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल XL, X सबस्क्रिप्ट L। इसकी SI यूनिट जो है वो ओम ही है क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी वही काम है जो रेसिस्टेंस का है, तो दोनों की सेम यूनिट है। मोरओवर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोस्टली लो फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड हाई फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज। इट हाउएवर इज नेग्लिजिबल फॉर स्टडी DC करंट। सो DC करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत ही कम होता है। नाउ नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। ये सेम तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कैपेसिटर इन अ सर्किट टू द फ्लो ऑफ AC करंट थ्रू इट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
सबस्क्रिप्ट सी, और इसकी भी ऐसा यूनिट अगेन ओम ही है क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी वही चीज़ है जो रेसिस्टेंस है, विच ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। अब इम्पिडेंस की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इम्पिडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, मतलब कि अगर एक सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों हो तो जो कंबाइंड हिंड्रेंस ये प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, उसको हम कहते हैं इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस का जो सिंबल है वो लेटर Z है, एज यू कैन सी ओवर हियर। और इम्पिडेंस अगर हमें LCR सर्किट में निकालना हो, एक LCR सर्किट कुछ ऐसा दिखता है जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेसिस्टर भी है, और एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है उसमें। दिस इज इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर। तो अगर एक LCR सर्किट का हमें इम्पिडेंस निकालना है तो वो सिंपली इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC's होल स्क्वायर। तो ये हमारा इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन है। सो अगला क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। तो ये रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पहले हम एक रिजिड बॉडी बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लीजिए वी आर कंसिडरिंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट डिस्टेंस R1, R2, R3 टाइप। तो यहाँ मास M1, M2 और M3 और इस तरफ मान लीजिए Mn है, और इनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं R1, देन इधर R2, देन इधर R3, और nth पार्टिकल जो है वो मान लीजिए Rn डिस्टेंस पर अगर है। तो यहाँ हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी। सो अभी हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 अगर मैं निकालूँ तो वो मिलेगा मुझे हाफ m1 v1 स्क्वायर। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं उनका एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये लोग मूव करेंगे और सारा जो भी सर्कल का सेंटर है वो एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम, बट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मतलब कि v, v1, v2, v3 एंड सो ऑन, वो सबका डिफरेंट रहेगा क्योंकि सब डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 ये लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 जो है वो हो जाएगा अगेन हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड सेम वे काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth बॉडी वुड बी हाफ mn vn स्क्वायर। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें तो इट वुड बी सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरी बॉडीज का सम। सो ke1 ke2 प्लस ke3 प्लस डॉट ke(n). हाँ, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट हाफ mn vn स्क्वायर। सो अभी इनमें से हम हाफ को कॉमन ले सकते हैं सब में। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट mn vn स्क्वायर। तो इसको हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, से मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 4। नाउ सर्कुलर मोशन से वी नो कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो दिस इम्प्लाइज v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, सेम वे v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, एंड सिमिलरली vn वुड बी rn ओमेगा। सो इन टर्म्स को अगर हम इक्वेशन 4 में पुट करें सो हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिल जाएगी हाफ m1 v1 की जगह r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस v2 की जगह r2 ओमेगा होल स्क्वायर, vn की जगह हम लिख सकते हैं mn rn ओमेगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ पे फर्दर हम सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारे पास आएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर और अंदर आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट mn rn स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ये टर्म्स आ जाएंगे। अब हम इसको समेशन फॉर्म में लिख दें, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आए हैं उनको, तो हमारे पास ऐसा कुछ टर्म आएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ri होल स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी है दिस इज़ नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा फाइनली आ जाएगा आंसर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सो ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टोटल।
यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि I इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n MI/RI होल स्क्वायर, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि हमने क्या अप्लाई किया है। तो इस तरीके से अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF जनरेटेड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो। तो इसमें बस हमें थोड़ी सी लेबलिंग करनी है और ये डायग्राम प्रॉपर हो जाएगा। ये जो इमेजिनरी रेक्टेंगल बनना है उसके हम एजेस को नेम कर देते हैं, से P, Q, R एंड S। तो अभी यहाँ पे हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप PQRS कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B है और एरिया जो है अपना वो ये साइड लेंथ जो है RS जो साइड लेंथ है दैट इज़ L एज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये साइड RQ जो है उसको कुछ X कंसिडर किया है हमने, तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा L इंटू एक्स। तो इसका इक्वेशन 1 लिखते हैं। नाउ बाय फैराडेज लॉ हमें पता है कि EMF इज़ माइनस d∅/dt। सो हम इक्वेशन 1 से फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, विच इज़ BLX। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम बाहर ले आएंगे। सो अल्टीमेटली हो जाएगा dx/dt, और dx/dt इज़ नथिंग बट वेलोसिटी का टर्म। तो हमारे पास EMF की वैल्यू आ गई एज -b इंटू L इंटू वी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको डायग्राम एकदम प्रॉपर बनाना है। यहाँ पे x का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। अगर आप डॉट डॉट बनाते हैं तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। दोनों डायग्राम आप बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये डेरिवेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी एक डेरिवेशन है और ये कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। तो बेसिकली इसमें हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें कुछ फ्लूइड है, कुछ ऐसा समथिंग, और इसमें एक स्फीयर मान लीजिए ऐसे ड्रॉप किया गया है। तो वो कुछ फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, जैसे कि उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड mg, अपवर्ड उस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा उसके सरफेसेस पे, और एक बुओयंट फोर्स लगेगा। नाउ अभी इस फ्लूइड की डेंसिटी अगर हम रो माने और इस बॉडी की डेंसिटी ρ0 और इसका रेडियस r, सो इसको अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल होने के लिए हमारे पास ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे Fv प्लस Fb इज इक्वल टू mg। सो यहाँ पे Fv जो है वो विस्कस फोर्स है, जो कि स्टोक्स लॉ से मिलता है 6 पाई ईटा और v सबस्क्रिप्ट t। पे v सबस्क्रिप्ट t जो है वो मैं टर्मिनल वेलोसिटी ले रहा हूँ और उसी का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। और बुओयंट फोर्स वुड बी सिंपली m-g, वेयर m dash is mass of the fluid displaced by the body while moving through the fluid। सो अभी इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं, तो 6 पाई ईटा आर वी सबस्क्रिप्ट टी प्लस मास इज व्हाट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी जो है वो हम फ्लूइड की लेंगे। नाउ mg जो है वो होगा ρ0 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अच्छा, जी का टर्म एक इधर भी है। नाउ अभी हम थोड़े कैंसिलेशन अगर करें तो पाई का टर्म हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, एज यू कैन ईजिली सी। फिर आर का टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर। फर्दर 2 का टर्म भी कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो अल्टीमेटली इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, तो वो होगा 3 ईटा वी सबस्क्रिप्ट टी रो इंटू 2 आर स्क्वायर अपॉन 3 होल इंटू जी। और राइट साइड में हमारे पास आएगा ρ0 2 आर स्क्वायर जी अपॉन 3। और इस टर्म को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, तो हमारे पास टर्म आ जाता है 3 ईटा वी सबस्क्रिप्ट टी हैज़ 2 आर स्क्वायर बाई 3 जी ρ0 माइनस रो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा नहीं होगा तो वो उसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए ρ0 मस्ट बी ग्रेटर देन रो। ये कंडीशन हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो जब कभी भी आपका एक्सप्रेशन आए तो रो माइनस ρ0 नहीं आना चाहिए, ρ0 माइनस रो आना चाहिए। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे हमें मिल रहा है वी सबस्क्रिप्ट टी एज 2 आर स्क्वायर जी ρ0 माइनस रो होल डिवाइडेड बाई 9 ईटा। यहाँ पे टर्म्स के मतलब आपको पता होना चाहिए। ρ0 जो है वो बॉडी का डेंसिटी है
रो जो है वो फ्लूइड का डेंसिटी है, r इज़ रेडियस ऑफ द बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और v सब्सक्रिप्ट t टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि हमें निकालना था। तो अल्टीमेटली ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पास्टन सीरीज गिवन द लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज इज़ 912 एंगस्ट्रॉम्स। सो यहाँ हमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो फार्मूला लगाना है और आंसर निकल जाएगा। तो हमें पता है कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 जो है वो फाइनल ऑर्बिट है, फाइनल ऑर्बिट ऑफ जंप है, और n2 जो है वो इनिशियल ऑर्बिट ऑफ जंप है। मतलब कि जिस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो n2 है, और जिस ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन वो n1 है। तो अभी जब स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं तो उनके डिफरेंट नाम्स दिए गए हैं। तो किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं। जब किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। और किसी भी ऑर्बिट से जब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हम उसको पास्टन सीरीज़ कहते हैं। और यहाँ पे जब कभी भी हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना हो तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि n2 की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ की वैल्यू घटती है। सो इट मीन्स जब शॉर्टेस्ट हमें निकालना हो तो n2 एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, और मैक्सिमम वैल्यू n2 की क्या हो सकती है, वो हो सकती है इन्फिनिटी। सो एक चीज़ यहाँ पे नोट लिख देंगे हम कि नोट फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n2 इज इन्फिनिटी। सो n2 का अगर हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सो 1 बाय 1 जाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। फॉर लाइमन सीरीज 1 अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ पे जो लिमिट फॉर लाइमन सीरीज लिखा हुआ है उसका भी मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ही होता है। ओके, तो अभी इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि 1 अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल टू r। सो इट मीन्स r इज़ नथिंग बट 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम्स। तो इसको हम लिख लेते हैं एज इक्वेशन 1, और यही वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे अदर टू के लिए। फॉर बाल्मर सीरीज यूजिंग द फॉर्मूला हमें मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा b इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो हमें अब लैम्डा b कैलकुलेट करना है, तो हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा b आ जाएगा 4 बाई r, और इक्वेशन 1 से हमें पता है कि r इज़ 1 बाई 912। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 1 बाई 912 एंगस्ट्रॉम। अल्टीमेटली हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम्स, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 912 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 843684। सो 3648 एंगस्ट्रॉम हमारा लैम्डा बी का आंसर आ जाएगा। सो हमारा बाल्मर सीरीज़ का जो वेवलेंथ है वो है 3648 एंगस्ट्रॉम्स। अब हमें पास्टन सीरीज़ का वेवलेंथ निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे फॉर पास्टन सीरीज़ सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे। सो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा सब्सक्रिप्ट p r 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो यहाँ अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि 1 बाय लैम्डा p इज़ नथिंग बट r बाई 9। सो वंस अगेन फर्दर कैलकुलेशन पे हमें पता चल जाएगा लैम्डा p जो है वो है 9 बाई r, एंड अगेन r इज़ 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम। तो वो यहाँ पे पुट करेंगे और फर्दर कैलकुलेशन करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 9 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम्स। सो अल्टीमेटली हमें लैम्डा p जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8028 एंगस्ट्रॉम्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज़ गिवन दैट लाइमन सीरीज़ का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेशंस पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको फुल 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 23। तो प्रश्न कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 6 एम्पियर। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है,
इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। सो हमें पता है कि म्यू नॉट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर वो दिया है 3 सेंटीमीटर, which is 3 into 10⁻² meters, and also current जो है वो mentioned है 6 ampere। so therefore हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6 अपॉन 2 पाई इंटू 3 इंटू 10⁻²। सो अल्टीमेटली फर्दर कैलकुलेशंस पे हमें मिल जाएगा 3 से ये 2 कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल। सो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 विच इज़ 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सो ये अल्टीमेटली हमारा आंसर है। अब अगले प्रश्न पे जाते हैं, प्रश्न संख्या 24। सो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर हैज़ एन एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 मिलीमीटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। अगेन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाय स्मॉल डी, वेयर ए इज प्लेट एरिया, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड स्मॉल डी इज प्लेट सेपरेशन। तो यहाँ पे हमें टर्म्स के मतलब देख लेते हैं क्या क्या है। नाउ सिंस इट इज फिल्ड विथ एयर, सो के की वैल्यू हो जाएगी 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्मॉल डी की वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई है 3 मिलीमीटर, विच इज़ लाइक 3 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड ऑल्सो प्लेट एरिया इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें बस ये वैल्यूज पुट करनी है और सी कैलकुलेट कर लेना है। सो यहाँ पे आ जाएगा C as 8.854 into 10⁻12 into 6 into 10⁻⁴ into 1 whole upon 3 into 10⁻⁻3। तो यहाँ हम कुछ कैंसलेशंस करेंगे, फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो 3 से ये 2 कट और सिंपली हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू 8.854। ऑन फर्दर कैलकुलेशन हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी एज 80771, तो 17.708 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3। सो अल्टीमेटली जो फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारा वो आएगा 17.708 इंटू 10⁻⁻13 फैरेड। तो अगला प्रश्न संख्या 25 जो कह रहा है कि एन EMF ऑफ 91 मिली वोल्ट is induced in windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at a rate of 1.3 ampere per second. What is the mutual inductance of the two coils in millihenry? हाँ, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही है। तो इसके लिए अगर आप न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आपका पेपर जल्दी होगा और एक्यूरेसी के साथ होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले सब लर्न करते रहना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी रहे। पहले तो हम वैल्यूज़ जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड इज़ 91 मिली वोल्ट, विच इज़ लाइक 91 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ऑल्सो यहाँ पे हमें दिया है di/dt हैज़ 1.3 एम्पियर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है m। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस di/dt। तो बस हमें यहाँ सिंपल कैलकुलेशंस करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू E/di/dt और EMF इज गिवन एज 91 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई 1.3। सो अब इसको जब हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें मिलेगा
910 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 13। हम ये डेसिमल का एक 10 ऊपर लेके जाएंगे ना। हम ये देख रहे हैं कि 13 से कैंसिल करने पे वी आर गेटिंग 70। सो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा m इज इक्वल टू 70 इंटू 10⁻³ हेनरी। और क्वेश्चन में मिली हेनरी में पूछा था, तो अल्टीमेटली यही मिली हेनरी है। सो m इज इक्वल टू 70 मिली हेनरी। सो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल जो है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है और बहुत हैवी कैलकुलेशंस भी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न कह रहा है टू सेल्स ऑफ EMF 4 volt 2 volt having respective internal resistances as 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send a current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. Find the current through the external resistance. So अभी पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन बनानी पड़ेगी। जो सेल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, तो ये दोनों का करंट जो है वो इधर जा रहा है। तो यूजिंग जंक्शन रूल जो थर्ड ब्रांच है इसमें करंट इधर आएगा और यहाँ का करंट अगर मैं I1 मानूँ और यहाँ का I2 मानूँ तो जो करंट 5 ओम में जाएगा वो I1 प्लस I2 जाएगा यूजिंग किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ का जंक्शन रूल यूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके से आएगा। नाउ अभी इनमें एजेस को हम नेम कर लेते हैं, से A B C D E एंड F। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, मतलब 5 ओम में कितना करंट जा रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें I1 प्लस I2 कैलकुलेट करना है। अब यहाँ हम लूप देखते हैं, फॉर लूप ABEFA बाय KVL। KVL इज लाइक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ हम अब इक्वेशंस लिखते हैं यूजिंग किरचॉफ रूल। तो ABEFA, तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा -2 साइन कन्वेंशन यूज़ करके, मतलब करंट के डायरेक्शन में अगर आपका लूप का डायरेक्शन भी है तो टेक करंट एज नेगेटिव, और अगर बैटरी का पहला पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है आपके लूप में तो राइट इट एज नेगेटिव, और नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो राइट इट एज पॉजिटिव। सो अभी यहाँ पे हमारा जब हम A से शुरू करेंगे तो 2 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो राइट इट एज -2। तो फिर आप जब 2 ओम की तरफ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन आपको अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव 2I2। फिर अगेन हम F से A की तरफ जब जाएंगे तो I1 का जो डायरेक्शन है वो हमारे ही लूप के डायरेक्शन में है, तो इस वजह से हम उसमें नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो 1 इंटू I1। और अब जब 4 वोल्ट की तरफ जाएंगे तो उसका नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास पहले आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो इसलिए हम उसको +4 लिखेंगे और दिस इज़ इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट कैलकुलेशंस करने पे हमें मिलेगा 2I2 माइनस I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फर्दर कैलकुलेशन से हमें ये एक इक्वेशन आ जाएगी। सो 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू -2। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं एज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट लूप जो है उसको चेक करते हैं टू फाइंड आउट अनदर रिलेशन I1 I2, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन और चाहिए। सो नाउ फॉर लूप BCDEB, तो यहाँ पे जब हम BCD की तरफ जा रहे हैं तो हमारा लूप का डायरेक्शन, हमने लूप का डायरेक्शन यही लिया है, तो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो इसलिए हम उसको माइनस साइन असाइन करेंगे, 5 इंटू I1 प्लस I2। फिर जब हम D से आगे बढ़ते हैं DEB की तरफ, तो हमारे पास जो लूप का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन है वो अभी भी सेम ही है, तो अगेन विल कंसिडर माइनस साइन, सो 2 इंटू I2। और जब 2 वोल्ट बैटरी की तरफ जा रहे हैं तो उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है और पॉजिटिव बाद में, तो इसलिए ये प्लस साइन असाइन करेंगे और ये हो जाएगा 0।
सो अल्टीमेटली हमारे पास फर्दर कैलकुलेशन से आंसर आएगा -5i1 -5i2 -2i2 + 2 = 0। और फर्दर कैलकुलेशंस में हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है। सो -5i1 -7i2 = -2। सो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं और फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो फर्दर कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन 1 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें और उसमें इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा i1 और i2 के लिए, मीनिंग i2 की वैल्यू आ जाएगी और फिर i1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ अभी देखते हैं। सो 10i2 - 5i1 = -10 and -5i1 - 7i2 = -2। अल्टीमेटली इसको हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ 5i1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में हमारे पास आएगा -8 और लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में हमारे पास आएगा 17i2। सो i2 की जो वैल्यू है वो आ रही है -8/17 एम्पियर। सो ये हमारा i2 का टर्म आ गया। अब अगर i1 निकालना है तो हमें किसी भी एक इक्वेशन में i2 की वैल्यू पुट कर देनी है, आइदर इन इक्वेशन 1 और 2। 1 थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशंस है तो हम 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट 3 in 1। सो पुट 3 in 1 से हमें क्या मिल जाएगा, 2 × -8/17 -i1 = -2। ऑन फर्दर कैलकुलेशंस हमें मिलेगा -i1 = -2 + 16/17। सो अल्टीमेटली दिस इज -34 + 16/17 is -i1। So this implies i1 is equal to -18/17। So ultimately i1 जो है वो आ जाएगा 18/17। So this is equation 4। Now अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा था उसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा था करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टर, तो इसके लिए यहाँ पे हम i1 + i2 निकालेंगे क्योंकि एज यू कैन सी इन द डायग्राम 5 ओम के थ्रू जो करंट था दैट वाज i1 + i2, तो इसलिए हम फाइनल आंसर अब निकालेंगे। सो फाइनली हमारा आंसर आएगा i1 + i2 का एज -8/17 + 18/17 विच इज़ 10/17 एम्पियर। ये भी एम्पियर है। सो अल्टीमेटली हमारा करंट थ्रू 5 ओम आ जाएगा 10/17 एम्पियर। सो इस तरीके से सेक्शन सी जो है वो हमारा ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम सेक्शन डी पे, 4 मार्क क्वेश्चंस। सो अभी हम सेक्शन डी पे जाते हैं और सेक्शन डी में एक्चुअली 5 क्वेश्चन होते हैं और इसमें से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क हैं, तो टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। तो उसमें देखिए प्रश्न संख्या 27 कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो केटीजी के बेसिस पे हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कैलकुलेशन से पहले हमें कुछ एजम्पशंस पता होने चाहिए, तो मैंने कुछ एजम्पशंस यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं। तो एजम्पशंस देख लेते हैं पहले। तो पहला है कि अ गैस ऑफ प्योर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो हमें फर्स्ट एजम्पशन ये लेना है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं एक गैस में। नेक्स्ट एजम्पशन हम ले रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर जो है वो रैंडम मोशन में हमेशा रहते हैं और हर एक डायरेक्शन में विद हर पॉसिबल वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। ये सेकेंड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन, वी कैन इग्नोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन बी निगलेक्टेड, वो निगलेक्ट कर देंगे ताकि हमें अदर फोर्स के फॉर्मूलेस अप्लाई ना करने पड़े, और वो भी बहुत नेग्लिजिबल सा होता है, तो वी कैन निगलेक्ट इट।
So fourth one, the collision occurring are of less duration as compared to the time interval between two successive collisions and perfectly elastic, hence conserving total momentum and kinetic energy. So यहाँ पे जो collision जो हो रहा है molecules के बीच में और with the walls of the container, वो जो है वो elastic collision है, perfectly elastic collision है, so that we can assume कि kinetic energy और total momentum हमेशा conserve होता है. Fifth one, a gas molecule always travel in a straight line with constant speed between two successive collisions. So ये assumption कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो है वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ताकि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने में आसानी हो, इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, सिक्स्थ वन, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस. वॉल्यूम टोटल से वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज़ वेरी लेस, लाइक नेग्लिजिबल टाइप है. ये कुछ 6 मेजर एजम्पशंस हम लेंगे और इसके बेसिस पे हम प्रेशर एक्साइटेड निकालेंगे बिकॉज ऑफ द गैस. तो लेट्स सी. उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं. तो हम पहले कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं. तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये जेड है, इस पे वाई है. अब इस पर हम एक कंटेनर बना लेते हैं ऐसा. क्यूबिक बनाना ज़्यादा इजी रहता है. तो यहाँ पे अभी हम एक पार्टिकल एज्यूम करते हैं जो कि इधर है, और वो मान लीजिए एक्स, जेड और वाई डायरेक्शन में उसके वेलोसिटी वेक्टर्स अलग अलग है. मान लीजिए ये वी एक्स है, ये वी जेड है और ये वी वाई है. यहाँ जो लेंथ ऑफ द क्यूब है वो कुछ एल मान लेते हैं हम, एज लेंथ. तो ये सब एल 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 है. सो ये जो पार्टिकल है एज अ एजम्पशन हमने देखा था कि हर एक डायरेक्शन में विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी मूव कर रहा है. तो यहाँ हम इसको फर्स्ट पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. तो x1, y1, z1 ऐसा लिख देते हैं सब्सक्रिप्ट में. तो अगर हम वेलोसिटी वेक्टर लिखें इस फर्स्ट पार्टिकल का, तो वो हो जाएगा vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप प्लस vz1 k कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल 1 की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी रूट ऑफ vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड, सो मॉड लिख देते हैं. सो मॉड ऑफ v1 स्क्वायर वुड बी vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर. लेट्स राइट दिस एज इक्वेशन 1. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. अब इसके बाद हम फॉर एक्स एक्सेस कंसिडर करते हैं. फॉर एक्स एक्सेस कंसिडर करते हैं क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स और इट इज़ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़. तो किसी भी एक डायमेंशन का अगर हम निकालेंगे तो वही सेम हो जाएगा बाकी दो डायमेंशंस के लिए और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस फॉर पार्टिकल 1. तो वो हो जाएगा सिंपली मास ऑफ पार्टिकल 1 इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 अलोंग एक्स एक्सिस. जब पार्टिकल सपोज राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जब वो टकरा के वापस आएगा तो इट वुड बी नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो इसलिए मोमेंटम चेंज के वक्त हम जब माइनस करेंगे तो फाइनल मोमेंटम वुड बी m1 vx1 का नेगेटिव. टोटल मोमेंटम हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 2m1 vx1. तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2. नाउ फर्दर अगर आगे बढ़ें तो हमें तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय particle 1 in x direction would be, by definition of force, rate of change of momentum. So it's like change in momentum per unit time. यहाँ पे change in momentum हमारे पास है 2m1 vx1, और टाइम जो है वो अगर हम डायग्राम देखें तो l इधर जा रहा है, l इधर आ रहा है. सो जो टोटल टाइम इंटरवल आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऐसा. तो अभी यहाँ पे हम कुछ कैंसिलेशंस कर देते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. बाकी सिंप्लीफिकेशन करने पे हमें आ जाएगा m1 vx1 स्क्वायर बाय l. तो बेसिकली ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. अगर मैं टोटल फोर्स निकालूँ इन x डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, वो सिंपली हो जाएगा m1 vx1 स्क्वायर बाय l प्लस m2 vx2 स्क्वायर बाय l प्लस m3
Vx3 बाई एल, ऐसे करते करते nth पार्टिकल के लिए हो जाएगा mn Vxn² बाई एल। नाउ इसमें से हम 1/l कॉमन ले सकते हैं और m1 Vx1² प्लस m2 Vx2² प्लस m3 Vx3² एंड अल्टीमेटली mn Vxn², ऐसा भी लिखेंगे। अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू डॉट डॉट mn इज इक्वल टू सम n। देखिए एक अजम्पशन है हमारा जो हमने इनिशियली लिया था कि सारे पार्टिकल्स जो है वो इलास्टिक स्फीयर्स हैं ऑफ आइडेंटिकल शेप्स, तो इसलिए सबके मासेस भी यहाँ पे सेम है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है बिकॉज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वो हो जाएगा m/l Vx1² प्लस Vx2² प्लस डॉट डॉट Vxn², इस तरीके से। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम चेक करते हैं टोटल प्रेशर बिकॉज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स along x axis। सो प्रेशर along x वुड बी सिंपली टोटल फोर्स along x डिवाइडेड बाई एरिया। प्रेशर का टर्म आ जाएगा f(x) डिवाइडेड बाई l², और f(x) हमारा है m/l इंटू 1/l² इंटू Vx1² प्लस Vx2² प्लस डॉट डॉट Vxn²। सो अल्टीमेटली m/l³ इंटू Vx1² प्लस Vx2² प्लस डॉट डॉट Vxn²। सो इस तरीके से हमारा टोटल प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ अब बस हमें इसी तरीके से जो है वो प्रेशर y और z एक्सिस में भी होगा, उसके भी एक्सप्रेशंस लिख लेने हैं और फिर फर्दर हमें उन सभी को ऐड करके टोटल निकाल लेना है। तो अभी यहाँ पे सिमिलरली बाई Py हो जाएगा m/l³ इंटू Vy1² प्लस Vy2² डॉट डॉट Vyn²। ये हो गया इक्वेशन 6। सेम वे Pz हो जाएगा m/l³ Vz1² प्लस Vz2² प्लस डॉट डॉट Vzn²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अभी हमें ये पता है कि प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में सेम है, तो इसलिए Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz इज इक्वल टू P। हम कह सकते हैं कि 3P इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz। सो दिस इम्प्लाइज कि 3P जो है वो हम Px, Py, Pz की वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो m/l³ वी कैन टेक कॉमन। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा Vx1² प्लस Vx2² प्लस डॉट डॉट Vxn² प्लस Vy1² प्लस Vy2² प्लस डॉट डॉट Vyn² और फिर लास्टली z के लिए Vz1² प्लस Vz2² प्लस डॉट डॉट Vzn²। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फॉर 3P। देयरफॉर यहाँ पे हमारा P की वैल्यू आ गई m/3l³ और x y z की वैल्यूज़ अगर एक साथ लिखें फॉर पार्टिकल 1, 2 एंड 3 तो हमारे पास टर्म्स आएंगे Vx1² प्लस Vy1² प्लस Vz1² प्लस Vx2² प्लस Vy2² प्लस Vz2² प्लस डॉट डॉट nth पार्टिकल के लिए सिमिलरली आ जाएगा Vxn² प्लस Vyn² प्लस Vzn²। अब हमने जैसा कि देखा था ये वाला टर्म हर एक पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स वाई जेड ऐसे। सो फर्दर हमारे प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाएगा m/3v। यहाँ पे ये v जो है वो वॉल्यूम है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि l³ इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये जो टर्म है ये है वेलोसिटी 1 का रिजल्टेंट, ये टर्म है वेलोसिटी 2 का रिजल्टेंट और अल्टीमेटली वेलोसिटी n का रिजल्टेंट। तो हमारे पास ऐसे टर्म्स आ गए। सो नाउ यहाँ पे जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा m/3 वॉल्यूम, और ये जो है इसमें हम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा रिजल्टेंट का। सो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं
यहाँ पे मैंने स्मॉल एन यूज़ किया है और स्मॉल एन कभी मोल के लिए भी यूज़ होता है, तो आप एक्चुअली डेरिवेशन के टाइम कैपिटल एन यूज़ कर सकते हैं या फिर मोल के लिए एन डैश यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सिंबल सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल एन यहाँ पे मेरे लिए, स्मॉल एन यहाँ पे जो मैंने लिया है वो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, एन इज़ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप इससे बचने के लिए कैपिटल एन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रेशर का एक्सप्रेशन फर्दर मिल जाएगा। नाउ मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे देगा टोटल मास, और 3 इंटू वॉल्यूम इंटू ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा सबका, तो इसको हम वी आर एम एस स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसको अल्टीमेटली वी आर एम एस को मोस्ट ऑफ द बुक्स में सी आर एम एस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम उसको सी आर एम एस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेशर का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी, तो 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर द प्रेशर एक्साइटेड बाय गैस यूजिंग KTG। यहाँ पे आर एम एस वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर, सो इट्स लाइक स्क्वायर के मीन का रूट। सो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब सभी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसका ओवरऑल रूट लेंगे तो वो CRMS होता है। और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर का टर्म है तो हमें वो रूट का टर्म नहीं आ रहा है, तो काइंडली रिमेंबर दिस। सो ये फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन हो गया। सो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। प्रश्न संख्या 28 जो है वो कह रहा है, व्हाट इज़ रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बेसिकली ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने पहले से ही निकाल के रखा है ताकि हमारा समय बचे। तो रेक्टिफायर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, और जब एक डायोड यूज़ होता है रेक्टिफायर में तब वो हाफ वेव रेक्टिफायर है, और जब 2 डायोड यूज़ होता है तो वो फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अभी ये हाफ वेव फुल वेव थोड़ा समझते हैं हम। डायोड एक्चुअली PN जंक्शन डायोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सिंबल होता है PN जंक्शन डायोड का, ये साइड P रिप्रेजेंट करता है, ये N रिप्रेजेंट करता है। इस डायग्राम में यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड रखा हुआ है। ये वाला सेक्शन जो है ये ट्रांसफार्मर है, इस तरफ AC इनपुट है। इनपुट का कैरेक्टर सपोज कुछ ऐसा है, तो आउटपुट फॉर दिस केस वुड बी ऐसा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में नो आउटपुट और पॉजिटिव हाफ में अगेन एक आउटपुट। तो अल्टीमेटली इसको भी मैं 3 पार्ट में बना देता हूँ ऐसा। तो अभी इस डायग्राम को हम समझते हैं कि यहाँ कैसे वर्किंग हो रही है। तो ट्रांसफार्मर का ये वाला सेक्शन जो है ये प्राइमरी कॉइल है, और ये वाला सेक्शन जो है ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर इनिशियली मान लीजिए पोलैरिटी कुछ ऐसा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जब फर्स्ट साइकिल इनपुट दिया जाएगा तो ये इसका P है, ये डायोड का P है और ये N है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग जैसा काम करेगा, तो इट वुड कंडक्ट करंट, और लोड रेसिस्टेंस में एक आउटपुट आएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो पोलैरिटी जस्ट उल्टा हो जाएगा, दिस वुड बिकम प्लस, दिस वुड बिकम माइनस, दिस वुड बिकम माइनस, दिस वुड बिकम प्लस। और पोलैरिटी उल्टा होने पे नाउ इसमें वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, क्योंकि P टाइप जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा और N टाइप जो है वो पॉजिटिव से। सो इसमें करंट ये कंडक्ट नहीं करेगा और कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा। सेम वे पोलैरिटी अगेन चेंज होगी और एक आउटपुट और हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसका कंप्लीट ग्राफ बनाएं, इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूँ सो दैट आपको डायग्राम प्रॉपर दिखे। सो अभी सेम तरीके से हम अगर इसका कंप्लीट ग्राफ बनाएं इनपुट आउटपुट कैरेक्टर का, तो इनपुट कैरेक्टर अगर ये साइन का फॉलो कर रहा है तो आउटपुट कैरेक्टर में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के ही आउटपुट्स आएंगे, नेगेटिव हाफ में कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ अ हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स। इसको अभी आपको वर्ड्स में अगर लिखना है तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट AC टू DC, और फिर उसके बाद ये डायग्राम बना लेना है और ये आउटपुट कैरेक्टर, और फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कीजिए। पहले लिखिए फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड सो इट वुड कंडक्ट करंट एंड आउटपुट वुड बी देयर अक्रॉस लोड रेसिस्टर। ये वाला जो है दिस इज लोड रेसिस्टर RL। And same way for second half of the cycle when polarity reverses, diode is reverse biased and output is not obtained and hence the process continues। तो इस तरीके से आउटपुट नो आउटपुट करके हमें यूनिडायरेक्शनली करंट मिल जाता है which is DC। So that's how a rectifier, half wave rectifier works। Okay, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ सस्पेंडेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर आर 2 × 10⁵ Newton per meter square and 6 × 10⁻³ meter cube respectively. Done in compressing the gas at constant pressure is 150 joules. Find the final volume of the gas. सो ये क्वेश्चन देखिए 2 डिफरेंट चैप्टर से
मिलके बना है 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे हमें वेल लेबल डायग्राम बनाना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जो कि हमें मिलेगा मैग्नेटिज्म एंड MEEC में। और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो KTG और थर्मो से लिया गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिंपली एक डायग्राम बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम लेके रखा हुआ है। तो डायग्राम में यहाँ हल्की हल्की सी हम करेक्शन कर देते हैं। ये एक सस्पेंडेड वायर है, सस्पेंशन। इसमें ये वाला पार्ट जो है वो अपर सस्पेंशन है। यहाँ पे एक मिरर होता है टू सी द ट्विस्ट। ये एक कॉइल है जिससे लोअर सस्पेंशन में एक हेलिकल स्प्रिंग टाइप कंडक्टिंग वायर लगा होता है। यहाँ ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट रखे हैं टू गिव इट रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्चुअली साइड व्यू है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होता है वो रेडियल होता है। दिस इज साइड व्यू और दिस वन इज़ टॉप व्यू। टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाई देगा और कॉइल ऐसे रोटेट होते हुए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लेने का पर्पज़ ये होता है कि मैक्सिमम फ्लक्स लीकेज को बचाया जाए, ताकि बहुत एफिशिएंट हो सके हमारा गैल्वेनोमीटर। तो बाकी इसमें और जो लेबलिंग है वो ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल पार्ट इज़ आयरन कोर विच इज़ स्टेशनरी, जो रोटेट नहीं होता। फिर परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ साउथ पोल जो दे रहे हैं ये दोनों। फिर मूविंग कॉइल है जो कि यू कैन सी रेक्टेंगुलर पार्ट में। फिर यहाँ साइड लेंथ ऑफ द कॉइल इज़ गिवन बाय D। और अगर टॉप व्यू हम देखें तो यही सेम वे, दिस इज़ आयरन कोर। यहाँ पे बार मैग्नेट रखा हुआ है जो रोटेट कर रहा है और ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। यू कैन यहाँ पे अब एरोज भी ड्रॉ कर सकते हैं टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव। अभी हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अगर आप नीट लेवल डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियरली मिल जाएंगे 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। और अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो अनदर 2 मार्क्स के लिए है, तो उसको हम देख लेते हैं। वो एक न्यूमेरिकल है एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो ये पार्ट A ऑफ द क्वेश्चन है और पार्ट B ऑफ द क्वेश्चन के लिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है सिलेंडर टिल प्रेशर एंड वॉल्यूम और दिस एंड दिस। यहाँ पे प्रेशर जो है वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम जो है वो है 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो पूछा है वर्क डन इन कंप्रेसिंग और हमें निकालना है फाइनल वॉल्यूम। तो हमें पता है कि वर्क डन इज़ बेसिकली प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो है वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो ये वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। अभी हमें वॉल्यूम फाइनल जब निकालना है तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो P यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और V हमारा आ जाएगा वर्क डन बाय प्रेशर प्लस V इनिशियल। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करें तो पहले आप सिंबल्स में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट भी हो जाती हैं, और फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट कीजिए। अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्क डन जो है वो कंप्रेशन में हुआ है, तो इसलिए जो 150 जूल का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे अभी हम वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम फर्दर कैलकुलेशन में जाते हैं तो V फाइनल हमें मिलेगा वर्क डन माइनस 150, तो जूल्स में ऑलरेडी है तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय प्रेशर इज़ 2 × 10⁵ प्लस V इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉज 6 × 10⁻³ सो ये टोटल हमें वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब का। तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस कर लेते हैं। ये हो गया 75 और फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम नीचे लिखते हैं -75 × 10⁵ -5, एक्चुअली 10⁵ नीचे से ऊपर जाएगा तो -5 प्लस 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको हम फर्दर अगर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं -75 × 10⁻5 प्लस, यहाँ अगर मैं 2 0 बढ़ाऊँ तो यहाँ पर 10 का पावर 2 0 से घटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम 600 × 10⁻5 लिख सकते हैं मीटर क्यूब में। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। मेरे पास यहाँ V फाइनल का एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा 525 × 10⁻5 मीटर क्यूब, और इसको अगर हम 2 डेसिमल में लिखें तो 5.25 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न कह रहा है कि डिफाइन सेकेंड पेंडुलम, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन एज 100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो अभी हम पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं जो कि काइंड ऑफ थ्योरी ही है, तो इसको पार्ट A लिख लेते हैं। तो यहाँ बोला डिफाइन सेकेंड पेंडुलम। बेसिकली
सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, और इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. पेंडुलम विद द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 2 सेकंड इज नोन एज अ सेकेंड्स पेंडुलम, और सिंपली अ पेंडुलम विच हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम. तो ये फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन वाला हो गया. नाउ दे हैव आस्क्ड डिराइव द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम. नाउ हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G. तो अल्टीमेटली फॉर सेकेंड्स पेंडुलम व्हाट वी हैव, फॉर सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड हमारे पास है 2 सेकेंड्स. तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 लिख देते हैं. सो देयरफॉर वी गेट 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G. तो यहाँ पे थोड़े कैंसिलेशंस कर लेते हैं, 2 गेट कैंसिल, और अल्टीमेटली हमारे पास टर्म आ जाएगा 1 इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ L बाई G. स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर L बाई G. सो अल्टीमेटली हमारा L का टर्म जो है वो आ जाएगा G बाई पाई स्क्वायर. सो हमारे पास फाइनल आंसर है फॉर लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम एज G बाई पाई स्क्वायर. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन. अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि ऑसिलेशन का है, SHM रिलेटेड. तो अभी हम इसको लिखते हैं पार्ट बी. अब पार्ट बी में हमारे पास गिवन क्या क्या है. यहाँ गिवन है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर. सो वी मैक्स जो है वो है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ए मैक्स जो है वो है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और तो अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज देखें फॉर SHM, तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. व्हेन x इज 0 v इज टेंडिंग टू मैक्स वैल्यू, क्योंकि इसके रूट में ये x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो x जब मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. एक इस तरीके से मैथमेटिकली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो v मैक्स का जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो v मैक्स इज सिंपली ओमेगा इंटू ए. अब हमें v मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं. सो 25, और वो सेंटीमीटर्स पर सेकंड में है, तो 10⁻² लिख देते हैं उसको मीटर पर सेकंड के लिए, और ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम. अब एक्सेलरेशन का हमें जनरल फार्मूला मालूम है, इट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर SHM. तो व्हेन x इज a तब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, बिकॉज एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, x जितना मैक्सिमम होगा उतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो अभी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लिखें तो एक्सेलरेशन मैक्स कब होगा, जब माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि मैंने एक्सेस ए. तो यहाँ अब मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लिखें तो ए मैक्स हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और ए मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंशन थी विच वॉज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे और फर्दर बढ़ेंगे क्वेश्चन में आगे. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 100 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए. तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. इसको भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, ओमेगा और ए. हम करते क्या हैं, अब इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए बाई ओमेगा ए इक्वल्स 100 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻². यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस कर लेते हैं. ए गेट कैंसिल, ओमेगा कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 हो गया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म आ गया वो आ गया ओमेगा इक्वल्स 4 हर्ट्स. सो ये हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई. अब हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई है, तो हमें टाइम पीरियड आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ टाइम पीरियड ही पूछा है, तो एम्पलीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे वी नो कि ओमेगा इज़ 2 पाई बाई टी. 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा. सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमें टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा. ओमेगा हमारा है 4 हर्ट्स. तो ये कुछ कैंसिलेशंस के बाद यहाँ पे π/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और पाई की वैल्यू है 3.142 डिवाइडेड बाई 2. तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1.571 सेकेंड्स. सो
फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 1.571 सेकेंड. सो टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन इज़ इतना. क्वेश्चन में देखिए जितना पूछा है उतना ही कीजिए. यहाँ एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास बहुत सारा समय है तभी आप कीजिए, अदरवाइज़ जितना पूछा है उतना ही करिए. ओके, अब हम चलते हैं इस प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न पे, जो है प्रश्न संख्या 31. सो प्रश्न संख्या 31 है, एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ मटीरियल पार्टिकल. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ फॉर अ मटीरियल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को ए मान लेते हैं और वो काइंड ऑफ थ्योरी है, तो उसमें पहले एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी उसका आंसर निकाल के रखा है. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम डिफाइन करें तो द वेवलेंथ दैट इज एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू इट्स मोमेंटम एंड मास इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डी ब्रॉय भी होता है, बट डी ब्रॉगली भी इंडियन एक्सेंट में चलेगा. ओके, तो आगे लिखा है फर्दर अ पार्टिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज यूजुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स. तो ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो गया. अब ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ मटीरियल पार्टिकल्स. एक्चुअली डी ब्रॉगली का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉय है, बट एनीवेज हम अभी डी ब्रॉगली बोलते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे आएगा. सो डी ब्रॉगली इक्वेटेड द एनर्जी इक्वेशन ऑफ प्लैंक एंड आइंस्टाइन. तो बेसिकली डी ब्रॉगली ने जो काम किया था वही हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. सो एनर्जी ऑफ वेव प्लैंक ने जो बताया और एनर्जी ऑफ फोटोन या पार्टिकल जो आइंस्टाइन ने बताया उसको डी ब्रॉगली ने इक्वेट किया. सो इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं. ऑल्सो E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन का सबसे फेमस इक्वेशन. अब क्या करते हैं हम, सिंस बोथ आर इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h म्यू इज इक्वल टू mc². इसको इक्वेशन 3 लिख लेते हैं. नाउ वी नो frequency is equal to c by lambda. So therefore in 3 we get hc by lambda equals mc². अब यहाँ पे कैंसिलेशंस कर देते हैं, c और ये c गेट कैंसिल. सो अल्टीमेटली हमारे पास लैम्डा का टर्म आ जाता है h अपॉन mc. सो ये हम बॉक्स में डाल लेते हैं और फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं इसमें. सो ये एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली फोटोन्स. और अगर फॉर पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v निकालना है, सो फॉर पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v अगर हमें निकालना है तो सेम यहाँ पे वेवलेंथ का इक्वेशन लिखेंगे और c को हम v से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट या फोटोन्स एंड v इज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल. और हमने मैकेनिक्स में देखा है कि मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम. सो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा लैम्डा का आंसर आ जाएगा h बाई p. हियर p इज मास इनटू वेलोसिटी. सो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है. अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाते हैं. जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो ये था कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सो यहाँ हमें वर्क फंक्शन फॉर द मेटल दे रखा है पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन के लिए. तो हमें फाई नॉट इज गिवन एज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें ये पता है कि फाई नॉट इज़ नथिंग बट h म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा. सो इसको हम c बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं. तो अल्टीमेटली हमारे पास लैम्डा नॉट आ जाएगा h इंटू सी बाई फाई नॉट. सो बस ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया. बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है. h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ नियरली. और फिर हमें फाई नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो हमें इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उससे हमारा कैलकुलेशन करने पे फाइनल आंसर आएगा. अब यहाँ हम थोड़े कैलकुलेशंस कर लेते हैं. तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 19. पहले हम 10 के पावर सारे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. उसके बाद 4.2 इंटू 1.6, नीचे बस इतनी चीज़ें बच जाएगी. अब हमने के लिए हम लिख लेते हैं अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा. तो ये हो जाएगा 6
626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 16 इंटू 1/10, क्योंकि इसके 3 डेसिमल का 1000 नीचे जाएगा, इनके 2 डेसिमल का 100 ऊपर जाएगा, तो 1/10 बच जाएगा। अब इंटू 10⁻⁻7 इधर आ गया, और ये 10 एक और ऊपर चला जाएगा तो -8। सो और इसको फर्दर लिखने पे हमारे पास टर्म आ जाएगा 6626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 16 इंटू 10⁻⁸। सो अभी हम यहाँ थोड़े कैंसिलेशंस कर लेते हैं। 3 1 4, फिर ये 2 से भी जाएगा 7, 3 3 1 3, फिर हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अब लैम्डा नॉट को हम लिख सकते हैं 3313 इंटू 10⁻⁸ होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू 16 इज़ लाइक 112। फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हम साइड में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 3313 को 112 से। सो यहाँ पे पहले आ जाएगा 2 विच इज़ 224, फिर 107 एंड 3, फिर आएगा 9 1008, फिर यहाँ पे 65। अब यहाँ एक डेसिमल डालते हैं तो 650, फिर यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा विच इज़ 560, फिर हमारे पास यहाँ 90 आएगा, ये 900 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 विच इज़ 896, फिर यहाँ 4 बच रहा है, अगेन 0, फिर एक 0, 400। तो इतना डेसिमल इनफ है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 29.58 इंटू 10⁻⁸ मीटर। और इसको अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो 2958 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डेसिमल यहाँ 10 के पावर में चला जाएगा। सो दिस इज़ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नाउ अभी ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने मार्च 2022 HSC फिज़िक्स के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल सोल्यूशन कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप फॉलो कीजिए। और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपने ध्यान से देखे सॉल्यूशंस तो आपने पाया होगा कि न्यूमेरिकल करने में हमें कम समय लगता है, और न्यूमेरिकल करने से आपके फुल मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर में जितना हो सके उतना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि समय कम लगता है, मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, इसलिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ कि आप जब भी चैप्टर रिवाइज़ कीजिए उस चैप्टर को पहले नाम लिखिए और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले उसमें लिख जाइए। फिर उसके बाद उन फॉर्मूलेज़ को आप याद कीजिए और सॉल्व एग्जाम्पल्स देखिए अपने टेक्स्ट बुक के। बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स देख जाइए, बिकॉज वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा इन न्यूमेरिकल्स। क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में मोस्टली वो उन्हीं टाइप के आते हैं जैसे कि सॉल्व एग्जाम्पल्स है या एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन है। बट एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन करने का अभी समय नहीं है, तो बेस्ट तरीका होगा सॉल्व एग्जाम्पल सारे देख जाने का। और इसी तरह के कंटेंट के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, फीड कॉन्सेप्ट्स। जय हिंद, जय भारत।